तो आज जो है वो थर्मल के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम सारे चैप्टर्स के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को इस मंथ में हम प्रैक्टिस कर लें एक बार। और फिर बाकी जो होंगे वो हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो थर्मल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन। स्टेट द नेम ऑफ दिस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। अच्छा, इसकी बहुत आसान सी थ्योरी है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। नॉर्मली हम टेम्परेचर लिखते हैं डिग्री सेल्सियस में। जैसे लेट सपोज 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम इसमें 273 ऐड कर देंगे। तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम ऑब्जर्व करें, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन स्केल आपको शो करेगा 273। और अगर हम केल्विन जीरो पर देखें, तो 0 केल्विन, इसमें आपके पास 273 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हो। केल्विन में आने के लिए 273 ऐड किया था, डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए 273 माइनस करेंगे। तो आंसर आएगा इस तरह से। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर माइनस में आ रहा है, और -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस तो हम यूज़ करते हैं। तो इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो का। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है क्लियरली, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो से कहा जाता है। और सेकंड पार्ट है, नाइट्रोजन बॉइल्स एट 77 केल्विन। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन ऑन द सेल्सियस स्केल। अब केल्विन में उन्होंने दिया है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि माइनस करना होगा। तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, -196। और बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम देखें, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। मतलब अगर आपने कंटेनर जैसे एक वाटर बॉटल है, तो उसका जो भी वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और 100 केल्विन टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स आपने बताना है इफेक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर के बारे में आपने मेंशन करना है कि क्या चेंजेस आएगी। ठीक है, अब नॉर्मली आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स या मोशन ऑफ द बॉडी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी होती है। तो पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन इसकी बहुत सिंपल होगी। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट ना रिपीटेड है काफ़ी। ये अलग अलग फॉर्म में आपसे पूछते हैं प्रेशर के बारे में, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही पूछ रहे होते हैं।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स increases, they starts to collide more frequently with neighboring particles. और जो वॉल होगी कंटेनर की उसके साथ भी। वॉल्स ऑफ कंटेनर exerting force per unit area on the wall। और जब फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करें तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास प्रेशर के इक्वल होता है। इसका मतलब इट कॉजेस इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई और ये रिपीटेड है, दोबारा कहीं पर आएगा तो हम इसको रेफरेंस इसका मेंशन कर देंगे। और ये जो सी वाला पार्ट है, ये आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रिपीटेड फॉर्म में नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें एक ही ये प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला यूज़ होता है। अब सैंपल ऑफ अ गैस है, उसका प्रेशर है 120 किलो पास्कल्स, वॉल्यूम आपने डबल कर दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट है। न्यू प्रेशर की वैल्यू बतानी है, तो प्रेशर P1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और वो कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड, यानी V2 जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा V1 के। ठीक है, V1 जो भी हो वो उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन रेफरेंस यही है कि डबल हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम पर आप अप्लाई करते हो बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ होता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। और उसके बाद हम न्यू प्रेशर की वैल्यू को यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। अब आपने इक्वेशन अप्लाई की P1 V1 इक्वल्स टू, और आपने फाइंड आउट करना है P2 की वैल्यू को। ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखें, P1 की वैल्यू तो गिवन है 120। ठीक है, अच्छा उसके साथ किलो भी लिखा हुआ है, तो किलो को अभी हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम फाइनल आंसर भी किलो पास्कल्स में ही लिख लेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपने, अगर आप किलो को कन्वर्ट करना चाह रहे हो आप यहाँ कर दो, और अगर नहीं कर रहे तो आपने याद रखना है कि किलो की वैल्यू थी और आपके फाइनल आंसर में वो होनी चाहिए। तो V1 की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता, तो उसकी जगह पर हम सिर्फ V1 ही लिख रहे हैं अभी। और V2 की जगह आपको पता है कि वॉल्यूम डबल हुआ था, तो 2 टाइम्स V1। तो V1 और V1 कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और प्रेशर की वैल्यू जो है वो आएगी 60 किलो पास्कल्स। और बहुत आसान सी बात है, वॉल्यूम जब डबल हो रहा है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम बढ़ता है
तो लाजमी प्रेशर कम होगा। तो वॉल्यूम डबल हुआ है तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रेशर हाफ हो जाना चाहिए। ठीक है, देखकर ही पता चल रहा है, लेकिन फॉर्मूला और ये सारी चीज़ें इसके साथ लिखोगी क्योंकि कैलकुलेशंस और उसके सबके मार्क्स भी होते हैं। 60 kPa। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था 9 मार्क का। बस इसमें एक पार्ट में कैलकुलेशन थी, बाकी जर्नल कॉन्सेप्ट्स थे जो कॉपी पेस्ट करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी उसी की तरह सेम है। इसमें भी सेम वही प्रेशर के बारे में पूछा है। तो पहले हम दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये सेम उसी तरह के पैटर्न का है। ये वाला पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हमने पढ़ा है। कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि कंडक्शन में पार्टिकल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, यानी उसमें वाइब्रेशन होता है। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो उसमें ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी होता है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। कन्वेक्शन होता है एयर में। जैसे आपके पास एयर और वाटर में, एयर क्योंकि फ्लो कर रही होती है पार्टिकल्स, उसके वाटर भी फ्लो कर सकता है। तो उनमें जो है वो जब राइज करते हैं हॉट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ तो वो कन्वेक्शन करंट बनाते हैं। और थर्ड कैटेगरी होती है रेडिएशन। रेडिएशंस को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो बिल्कुल वायरलेस ट्रैवल करती हैं। उन्हें कोई मीडियम की नीड नहीं है, किसी सपोर्ट की नीड नहीं है। सन से भी जो ट्रांसफर होकर आ रही हैं रेडिएशंस, तो वो भी बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करके आ रही है, उन्हें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शॉर्ट रेफरेंस था जो हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पर उनका क्वेश्चन है, कॉपर कुकिंग पैन कंटेन्स वाटर and it shows the pan on a hot plate of a cooker. कॉपर मेटल है, थर्मल एनर्जी इज कंडक्टेड थ्रू ऑल द सॉलिड बाय लेटिस वाइब्रेशन। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी कंडक्ट हो रही है लेटिस वाइब्रेशन, यानी वही वाइब्रेशन कंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब वन अदर वे इन विच थर्मल एनर्जी इज कंडक्टेड थ्रू द कॉपर। ठीक है, अब एक मेथड आपने और डिस्क्राइब करना है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फॉर 3 मार्क्स। इसका आंसर बहुत आसान है। जब भी आप कंडक्टर्स की बात करते हो तो आपको पता है कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं और वो एनर्जी भी, थर्मल एनर्जी को भी कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है वो डबल बेनिफिट मिलेगा। मतलब दो फैक्टर्स हो जाएंगे जो कंडक्शन को फास्ट करेंगे। एक तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है, वो उन्होंने लिख दिया। अगर कंडक्टर ना हो, कंडक्टर अगर गिवन नहीं है तो पार्टिकल की वाइब्रेशन वहां पर भी होगी। लेकिन अगर वो मेटल आ जाए, जैसे यहाँ पर कॉपर दिया उन्होंने, तो फिर आपके पास 2 टाइम्स समझ लो वो फैक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी वो काम करेंगे और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स तो कर ही रहे थे वो काम। ठीक है, तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन का रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहली बात, तो कॉपर आपके पास एक कंडक्टर है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से क्या होगा कि आपके पास दो, जैसे पहले एक ब्लॉक उठाकर, मतलब एक जगह ब्लॉक रखे हुए हैं, आप उसे उठाकर दूसरी जगह लेकर जा रहे हो। अब आपके साथ एक और बंदा आके वो काम करने लगे तो वो डबल हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब आपका जो रेट है वो फास्ट हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी ट्रांसफर करना शुरू कर दोगे क्योंकि पावर आपके पास, मैन पावर डबल हो गई। सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल्सो कंडक्ट हीट और ट्रांसफर थर्मल एनर्जी
from hot end to the cold end along with the vibration. पार्टिकल्स वाइब्रेशन। और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के साथ होने का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कंडक्शन। के बाद नेक्स्ट पार्ट है, द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कुकिंग पैन इज केप्ट क्लीन बाय रेगुलर पॉलिशिंग। तो बाहर जो होता है पैन का एरिया आपने देखा होता है काफी शाइनी बनाया जाता है। एक तो क्लीन करने के लिए उसको ऐसा बनाया गया ताकि क्लीन करना आसान हो। एक और रीजन आपने बताने कि शाइनी सरफेस का आपको एक और फायदा क्या होगा। ठीक है, इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि शाइनी सरफेसेस जो होते हैं वो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे कार में भी हम जो है वो फॉइल्स वगैरह यूज करते हैं विंड स्क्रीन्स वगैरह पे। तो उससे क्या होता है कि बाहर से जो सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ड्राइविंग में आपको इजी हो जाता है। तो इसी तरह से जब भी शाइनी सरफेस यूज किया जाता है तो शाइनी सरफेस में जो है वो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी होती है, और वो रेडिएशंस को, और अभी तो खैर हम रेडिएशंस की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, और थर्मल एनर्जी जो भी है रेस, तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई डार्क या डल कलर हो, तो डल कलर जैसे बिल्कुल आपके पास मैट ब्लैक कलर हो जैसे टायर्स होते हैं। अब टायर बहुत रफ सरफेस है एक तो, और ब्लैक कलर भी है, तो वो शाइनी नहीं है, वो बिल्कुल डल है। तो उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे और एमिट भी ज़्यादा करेंगे। जैसे गर्मियों में क्या होता है कि नॉर्मली वाइट कलर के मतलब कपड़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या लाइट कलर को, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कम करेंगे। ठीक है, तो आपको गर्मी भी कम लगेगी, टेम्परेचर भी आपको इतना ज़्यादा हाई फील नहीं होगा। वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। बिल्डिंग को वाइट पेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो बाहर की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करें, एब्जॉर्ब कम करें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शाइनी रखने का रीज़न ये है कि बाहर इसमें जो रेडिएशंस होगी अंदर कुकिंग करते वक्त, तो वो अंदर ही मतलब रिफ्लेक्ट होती रहे, वो बाहर वेस्ट ना हो। तो टेम्परेचर जो है वो आपको मैक्सिमम मिलता रहे यहाँ पर, और एफिशिएंसी जो है वो आपके पास हाई रहे। तो शाइनी सरफेसेस गुड रिफ्लेक्टर्स एंड बैड एब्जॉर्बर्स। तो शाइनी सरफेस की वजह से होगा ही कि थर्मल एनर्जी का जो लॉस है सराउंडिंग में वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इनटू द सराउंडिंग। ई पार्ट है, द थर्मल एनर्जी passes into the water through the base of the pan. Identify the main method
बाय विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू द वाटर। तो अब यहाँ पे वाटर की बात हो रही है। अभी हमने डिस्कस किया था कि कन्वेक्शन जो है वो वाटर और एयर में होता है। तो उनका मेन पर्पस यही है, मेन मेथड उन्होंने पूछा है। तो कंडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेडिएशन यहाँ होगी नहीं। ठीक है, रेडिएशन मतलब वाटर को हेल्प इतना नहीं कर रही जितना जो है कन्वेक्शन करेगी। तो यहाँ पर आंसर होगा कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक और टाइप का क्वेश्चन हो गया 6 मार्क के लिए। और इसमें कैटेगरी भी चेंज हो गई, इसमें ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस थे। और इससे पहले वाला जो किया वो प्रेशर से रिलेटेड था। और ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का था कि प्रेशर आपके पास जो है वो किस तरह से चेंज हो सकता है। और P1 P2, और बस ये वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन है, ये भी हमें और मिल जाएगा। एक और ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थर्मल एक्सपेंशन की भी बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द ग्रेटेस्ट थर्मल एक्सपेंशन एंड विच हैज द लीस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो किसके पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर जाएंगे सबसे पहले। तो जिसके सबसे पार्टिकल्स पहले दूर चले जाएंगे तो उसमें ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन होगा। और जिसके देर से जाएंगे उसमें सबसे कम एक्सपेंशन होगा। तो ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन हमें पता है गैसेस में होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी दूर डिस्टेंस पे होते हैं। और उन्हें आप थोड़ी सी और एनर्जी प्रोवाइड कर दो तो वो और डिस्टेंस पे चले जाएंगे। ठीक है। और थर्मल एक्सपेंशन जो सबसे लीस्ट होगी वो सॉलिड में होगी, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। तो उनका बॉन्ड ब्रेक करने में आपको काफ़ी एनर्जी चाहिए होगी और फिर जाके वो एक्सपेंड होंगे, क्योंकि पहले उनका बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे आप मेटल को हीट करो तो मेटल को कितनी देर हीट करने के बाद वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में आपने ऑब्जर्व किया होगा वीडियोस में कि उसमें बहुत हाई टेम्परेचर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी शेप को चेंज करके मोल्ड करके डिफरेंस बनाई जा सके। ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो लिक्विड की एग्जांपल लो तो वो हम नॉर्मल बॉईल करके उसे गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं बड़े आराम से। तो उसके लिए कोई इतना हमें स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये आपके पास एक्सपेंशन का आइडिया हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द मोशन एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक। सॉलिड्स में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है। उनका फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। ठीक है। और इसी तरह से गैसेस की अगर बात करें, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नो फिक्स शेप, एंड वॉल्यूम। तो उनका शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होगा। उसके अलावा भी और पॉइंट्स होते हैं, तो उनमें से जो आप लिखना चाहो इसमें लिख सकते हो। ठीक है। और मोशन की उन्होंने बात की है, इन टर्म्स ऑफ मोशन। तो मोशन के लिए हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर जो है पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट अबाउट देयर पोजिशन। और जो गैस पार्टिकल्स होंगे वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे।
दे आर फ्री टू मूव इन रैंडम डायरेक्शन। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड डिफाइन करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट फाइंड आउट करना चाह रहे होते हो कि किस मटेरियल को कितनी हीट प्रोवाइड की जाए कि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो आप यूनिट मास कंसिडर करोगे किसी भी सब्सटेंस का, तो उस हीट अमाउंट ऑफ हीट को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल। अ सिलेंडर ऑफ मेटल इज हीटेड बाय अ 12 वोल्ट इलेक्ट्रिकल हीटर। स्टेट द रीडिंग्स दैट द स्टूडेंट्स टेक। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो होता है सबसे पहले वो देखते हैं, फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा। सी रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल्स टू ई, यानी थर्मल एनर्जी ओवर एम डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसमें मास की वैल्यू है। अब मास की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज कर लेंगे। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर। अच्छा, एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा है कि 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल हीटर है, तो ये पावर की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो पावर से आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो इससे आप एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसमें हम टाइम भी नोट करेंगे स्टॉप वॉच से। ठीक है, तो पावर इंटू टाइम एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, तो आपको थर्मल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने स्टेट करना है, सिर्फ नाम लिखने हैं, तो आपको टाइम नोट करना है। एक चीज, थर्मामीटर। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, ये आपके पास इसकी वर्किंग हो जाएगी सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला पार्ट है, इट शोज एन इलेक्ट्रिकल हीटर यूज टू हीट अ रूम और द डायमेंशंस ऑफ द रूम आर। ये इसकी डायमेंशन है। डेंसिटी गिवन है
और आपने ये शो करना है कि मास जो है वो 79 kg है एयर में। तो अब यहाँ पर डेंसिटी के उससे आपको ये रेफरेंस से पता चलेगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला यूज होगा मास अपॉन वॉल्यूम। और मास की वैल्यू इक्वल होगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 1.2 और वॉल्यूम की वैल्यू है 4.5, 6.1, 2.4। ये आपके पास सारी क्वांटिटीज हैं। तो इन क्वांटिटीज को आप कंबाइन कर लो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 4.5 इंटू 6.1 इंटू 2.4, तो 79.056। ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा आंसर। और सेकंड पार्ट है द पावर ऑफ द हीटर इज 1100 वाट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है। टाइम टेकन फाइंड आउट करना है टू इंक्रीज द टेम्परेचर 16 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर गिवन है फिर से, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टाइम आपने कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर का चेंज 16 से 20 डिग्री है, तो फॉर्मूला सेम वही यूज करेंगे, C इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब हमारे पास मास की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 79, अभी अभी कैलकुलेट की है। और उन्होंने पावर की वैल्यू दी है, तो एनर्जी की जगह पर हम लिख सकते हैं पावर अपॉन टाइम। एनर्जी की जगह आ जाएगा पावर अपॉन टाइम। तो दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसके इक्वल हो जाएगा। और टाइम की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी पावर 1100 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ C, वैल्यू ऑफ M। और 20 - 16 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी पूरी वैल्यू आ गई। 316,000, 0.003। 1079 और T। और आप इसे 3.5 मिली सेकेंड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन फिर भी एक बार देख लेना, अगर मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा। वैसे तो सही है, पावर 1100 है। और डिवाइड करना है आपने 1000 इंटू 79/4। सही है, 3.5 -3 आ रहा है, तो वो मिली सेकेंड्स हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं सजेस्ट वन रीजन वाई द टाइम कैलकुलेटेड इन पार्ट A2 इज द मिनिमम टाइम needed to increase the temperature of the air from 16 to 20। अब इसमें आपने एक रीजन बताना है कि ये जो अभी आपने टाइम कैलकुलेट किया है
तो ये वाला टाइम जो है वो मिनिमम टाइम कैसे होगा, क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट तो यूज़ कर लिया और उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन भी कर ली। और अब आपने इसका रीज़न बताना है कि ये रीज़न आपको मिनिमम टाइम की वैल्यू किस तरह से दे रहा है, इसकी आपने लॉजिक बतानी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टाइम टेम्परेचर 16 से 40। हमारे पास यहाँ पर जो कैलकुलेशन है एनर्जी की जगह पर, हाँ एनर्जी वाली कैलकुलेशन हमने यहाँ गलत की है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू थी, क्योंकि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी होगा पावर इनटू टाइम, तो यहाँ पर पावर इनटू टाइम लिखना था। तो इस वजह से आंसर भी वो मिली सेकेंड्स में आ रहा था बहुत। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब सही है। तो टाइम की क्वांटिटी यहाँ पर तरह से हो जाएगी। और पावर की वैल्यू होगी 1100। 87। और अगर आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे राउंड ऑफ करते हो तो 290। अब ये आंसर सही है। तो 290 सेकेंड्स जो है वो टाइम होगा। अब सेम वही क्वेश्चन कि ये वाला जो टाइम होगा आपके पास, ये मिनिमम टाइम है, ठीक है। वाई वन रीजन वाई द टाइम कैलकुलेटेड इन पार्ट A2 is the minimum time needed to increase the temperature of the air in the room from 16 to 20। अब इसमें होगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पर हीटर है, ठीक है। अब हीटर आपके पास रूम को हीट करने में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये इतना टाइम इस वजह से लगेगा क्योंकि वो थर्मल एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। जो फर्नीचर होगा, वॉल ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें, तो उसमें भी ट्रांसफर होगी। विंडो हो गई, डोर्स, फ्लोर, सीलिंग, ये सारी चीज़ें, तो इनमें ट्रांसफर होने की वजह से इतना टाइम आपके पास मिनिमम लगेगा। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू वॉल्स, फर्नीचर। ठीक है, ये आपके पास इसकी ट्रांसफर की वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद डायग्राम 5 शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डबल ग्लास डबल ग्लेज्ड विंडो इन द रूम।
ठीक है, अब इसमें जो है वो आउटर ग्लास पैन, इनर ग्लास पैन, उसके बीच में एक नैरो एयर गैप है। तो स्टेट द मेन मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द रूम टू आउटसाइड विच आर रिड्यूस बाय दिस टाइप ऑफ विंडो। अच्छा, अब इस टाइप की विंडो यूज करने का मतलब है कि यहाँ पर जो एयर गैप बनाया है इसका मतलब ये वैक्यूम है। ठीक है, तो वैक्यूम होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी एयर पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होंगे। और जब एयर पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो यहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में आपको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो ये वैक्यूम हो जाएगा, और वैक्यूम की वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम बन जाएगा, सिर्फ रेडिएशन पास हो सकती है। तो विंडोज में ये यूज करने से जो हीटर की थर्मल एनर्जी होगी वो रूम से बाहर जाकर वेस्ट नहीं होगी, वो अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें एक और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फाइल अपलोड कर दूंगा मैं। तो इसमें आपके पास जर्नल और थर्मल के जितने भी हमने सॉल्व किए हैं प्रीवियसली और अभी, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। और बाकी ये कि फिर आप खुद से भी इसमें प्रैक्टिस करके देखना। इसके बाद जो होगा वेव्स का सेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये दो हमारे पास और मेजर सेक्शन है जर्नल के अलावा। तो अभी ये कि हम थर्मल और जर्नल के एक क्लास में और इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर कोई और डाउट इसमें होता है। उसमें हम 2024 के क्वेश्चंस करेंगे, दोनों उसके सेक्शन के। फिर उसके बाद हम वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे। ठीक है, फिर फाइनल न्यूक्लियर और स्पेस पे।